अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो CSS का फर्स्ट लेक्चर है। हमने HTML के अंदर जब कुछ चीज़ें बनाई थी, टैग लगाए थे, तो उनकी स्टाइलिंग हमने नहीं की थी। वो सिंपल HTML के अंदर हमने उसका समझ लें, जैसे एक गाड़ी होती है तो उसका अभी हमने वो ढांचा बनाया था। तो अब उसको अगर पेंट करना हो, उसके ऊपर कलरफुल मटेरियल लगाना हो, तो वो सारा काम CSS में किया जाता है। तो CSS का फर्स्ट लेक्चर है आज, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा और इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने HTML के साथ। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि CSS को हम अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। हम तीन चार तरीके हैं जिसको हम यूज करते हुए CSS अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसके टैग के अंदर जो है, बिल्कुल इन लाइन CSS इसको बोलते हैं, टैग के अंदर ही हम स्टाइल का टैग लगाएं। और ये देखें, स्टाइल का टैग हमने यहाँ पे लगाया और उसको ये इसकी प्रॉपर्टी दी कलर, और उसकी वैल्यू दी कि कलर जो है वो हमारे पास ब्लू है। तो इससे क्या होगा, इसका ये जो H1 है पूरा, जो स्टाइल्ड हेडिंग लिखी हुई है, ये हमारे पास कलर फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको हम साथ साथ इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। इसको मैं अब कह देता हूँ ये CSS का फर्स्ट लेक्चर है। इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब जो वसीम लिखा हुआ है यहाँ पर, वसीम को मैं कलरफुल बनाना चाहता हूँ। इसका मैं कलर चेंज लेट्स सपोज करना चाहता हूँ, तो मैं CSS के थ्रू करूँगा। और CSS को किस तरीके से लगाते हैं, जो फर्स्ट तरीका है उसको इन लाइन स्टाइलिंग कहते हैं। और इसको मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, और ओपन विद में इसको कर लूंगा VS कोड के साथ। ये VS कोड के साथ मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा वसीम कहाँ लिखा हुआ है। H1 के अंदर वो हमने लिखा हुआ है, इसलिए वो इतना बड़ा सारा नजर आ रहा है। ये इस H1 के अंदर ये वसीम लिखा हुआ है और साथ ही इसकी इमोजीज लगे हुए हैं। ये इमोजीज का कोड है। तो मैं इन इमोजीज को लेट्स सपोज हटा देता हूँ अभी के लिए। मैं सिर्फ वसीम का चेंज करना चाहता हूँ। तो हम अपने टैग के अंदर आएंगे और टैग जो हमारा फर्स्ट टैग है, ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो स्टार्टिंग टैग में आएंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा STYLE, स्टाइल लिखा, और आगे ये देखें वो ऑटोमेटिक इसके ऊपर आ गया है। तो इसके ऊपर मैं इंटर कर दूंगा, तो आगे वो ऑटोमेटिक डबल कोट लग जाएंगे। और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। कलर ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर रहा है, तो इंटर कर दूंगा मैं यहाँ पर। और जैसे ही मैंने इंटर किया है उसने ऑटोमेटिक सेमीकोलन भी लगा दिया है, और ये भी उसने कॉलन भी लगा दी है। और बीच में वो कहता है कि यहाँ पर आप वैल्यू दे लो, और ये काफ़ी सारी वैल्यूज सिलेक्ट भी करवा रहा है। ये देखिए, ये नीचे वैल्यूज काफ़ी सारे कलर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो मैं इसको ब्लू कलर देना चाहता हूँ लेट्स सपोज। तो यहाँ से ये देखें, ये ब्लू वाला है, तो इसको मैं एंटर कर दूंगा यहाँ से। ये ब्लू आ जाएगा इसका कलर। अब इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल S करके, और अब हम ये इसको अपने ब्राउजर में देखें कि वसीम का जो कलर है वो क्या पहले है, ब्लैक। और ये मैंने आगे इमोजीज हटा दिए हैं और इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया है। तो इसको रिफ्रेश करूंगा और ये देखें वसीम का जो कलर है वो ब्लू हो गया है। और हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये स्टाइलिंग का तो हिस्सा नहीं, HTML का ही एक टैग है, न्यू तो नहीं है। इसको हम वैसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मतलब कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको अंडरलाइन भी करूं। तो यू का वो टैग है, इस तरह यू लिखेंगे यहाँ से यू, और वो ऑटोमेटिक इसको क्लोज भी कर रहा है। क्लोज इसको वसीम के बाद होना चाहिए यहाँ पर। तो अब इसको मैं सेव करके देखूं अगर, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये देखिए नीचे से वो अंडरलाइन भी हो गया वसीम, और ये उसने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये इन लाइन स्टाइलिंग है। किसी भी टैग को टारगेट करना हो, हम उसके जो फर्स्ट टैग है, ये देखें जैसे ये H1 को मैंने टारगेट किया है, इसको पूरे को। और इसका जो फर्स्ट टैग था वो था ये वाला पहला H1, और उसके अंदर मैंने स्टाइल लिखा और आगे उसका जो कलर है वो ब्लू कर दिया। इसी तरीके से मैं इसको एक और प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ इसके साथ ही, कलर के साथ ही। मैं इसका बॉर्डर भी लेट्स सपोज चेंज करना चाहता हूँ, बॉर्डर भी मैं इसको लगाना चाहता हूँ इधर उधर साइडों से। तो मैं इसको लिखूंगा BOR, ये देखें BOR लिखा, और वो ऑटोमेटिक कह रहा है कि बॉर्डर, हाँ जी बॉर्डर, इंटर कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि बॉर्डर बताएं आपने कितना देना है।
तो सबसे पहले इसको हमने पिक्सल्स में वैल्यू देनी होती है कि आपका बॉर्डर चौड़ा कितना होना चाहिए, मोटा कितना होना चाहिए। मैं 1 पिक्सल दे लेता हूँ। और आगे वो इंटर करने के बाद आगे उसकी टाइप देनी होती है कि बॉर्डर आपने किस तरह का देना है। आपने डॉटेड लाइन देनी है, आपने सॉलिड लाइन देनी है। सॉलिड होती है पक्की लाइन जो बिल्कुल उसमें कट नहीं लगे हुए होते हैं। तो मैं सॉलिड इसकी टाइप कर देता हूँ। और आगे इसको हमने देना होता है कलर। ये बॉर्डर की ही प्रॉपर्टीज हैं कि आपने इसकी मोटाई बतानी होती है, उसकी टाइप बतानी होती है, और उसको बताना होता है कि कलर कौन सा देना चाहते हैं। तो मैं कलर ब्लैक देना चाहता हूँ, लेट्स सपोज। और इसको मैं सेव कर लूंगा। तो अब देखेंगे कि वसीम के गिर्द अब हमारे पास क्या होगा, बॉर्डर लग जाएगा ब्लैक कलर में। ये देखें, ये पूरा इसके गिर्द बॉर्डर लग गया, क्योंकि ये H1 में लिखा हुआ है। और आपको पता है कि H1 जो है वो ब्लॉक टैग है, वो अपना पूरा आगे तक जो है वो जगह लेता है। आप इसकी विड्थ का दो, लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स। इंटर करूंगा, सेव करूंगा। उसी स्टाइल के अंदर सेमीकॉलन लगा लगा के मैं मुख्तलिफ वैल्यूज दे रहा हूँ, और ये अप्लाई होता जा रहा है। तो विड्थ में इसकी कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये देखें 20 पिक्सल की है। उससे भी थोड़ी सी कम मैं करना चाहता, 200 की है, मैं इसको 150 करना चाहता हूँ। ये देखें मजीद कम हो गया है। मुझे ये कितना चाहिए, मुझे उस तक फिट चाहिए। तो लेट्स सपोज हम इसको 120 पिक्सल कर लेते हैं। कंट्रोल S करके सेव साथ साथ करते जाना होता है। रिफ्रेश करेंगे और ये देखें अब ये तकरीबन काफ़ी जिस तरह का हम चाहते थे वैसा बन गया है। अच्छा, बॉर्डर को हम वो भी दे सकते हैं। इसका जो रेडियस है, मतलब कि ये साइडों से चौरस है ना, तो इसको रेडियस देने से ये ऐसे गोल हो जाता है। रेडियस का ये मतलब होता है कि इधर से इसको बॉर्डर रेडियस दे दो तो ये साइडों से गोल हो जाएगा। तो बॉर्डर रेडियस भी अगर आप देना चाहें तो यहाँ सेमी कॉलन के बाद लिख सकते हैं बॉर्डर, और ये नीचे आ रहा है बॉर्डर रेडियस। तो ये आप कितने पिक्सल दे लें, लेट्स सपोज आप ये 10 पिक्सल्स दे लें। जितने पिक्सल ज्यादा देंगे उतने पिक्सल्स ये उतना ज्यादा ये गोल होता जाएगा। अभी मैंने इसको 10 पिक्सल दिया है ना, तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें, ये देखें वो साइडों से गोल हो गया है। तो ये बॉर्डर देने का होता है तरीका। कि आप बॉर्डर किस तरीके से दे सकते हैं, आप उसको गोल कैसे कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस देकर आप उसको गोल कर सकते हैं। और ये इन लाइन स्टाइलिंग है, ये सारी टैग के अंदर आप लोग इसको कर सकते हैं। कोई भी टैग पकड़ लें आप, उसके अंदर ये इसी तरीके से आप पी को भी कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल लिखेंगे और यहाँ पर आप इसका लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर जो है वो देखें, BA मैंने लिखा और ऊपर आ रहा है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा, और बैकग्राउंड कलर में इसको क्या देना चाहता हूँ, मैं इसको लेट्स सपोज इसको मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू ही दे देता हूँ इसको भी, और सेव करूंगा। और अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, ये देखें बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ब्लू दिया है, तो वो इसके लिखे हुए का जो बैकग्राउंड कलर है वो सारा उसने ब्लू कर दिया है। ये पैराग्राफ भी ब्लॉक टैग होते हैं, ये भी पूरी जगह लेते हैं। आगे जितनी भी जगह होती है पेज की वो सारी इनकी ही होती है। अगले अपने नेक्स्ट ये किसी एलिमेंट को नहीं आने देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये इनकी जगह है। ब्लॉक टैग आपको जिनका डिस्प्ले ब्लॉक होता है वो ये काम करते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं HTML के अंदर। अच्छा, इसके बाद ये इनलाइन स्टाइलिंग होती है। और अगर हम कोई भी स्टाइल ना दें तो ब्राउज़र का अपना स्टाइल देने का तरीका होता है कि वो कलर उसको, ये देखें ये बाकियों को हमने नहीं दिया हुआ, इनको हमने स्टाइल नहीं दिया, लेकिन ब्राउज़र का अपना ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है कि वो उसने उसको कलर ब्लैक करना होता है, और उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो सैंस सेरिफ रखना होता है। भाई ये वाला इसका ये फॉन्ट स्टाइल जो है वो इस तरह का इसने रखना होता है। ब्राउजर का ये डिफॉल्ट स्टाइल भी होता है। अगर हम ना स्टाइल दें तो ब्राउजर का जो अपना डिफॉल्ट स्टाइल है वो ये यहाँ पर शो होता है, जो कि ये शो हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है इनलाइन स्टाइलिंग, ये होती है। और दूसरा हमारे पास हम हेड के अंदर भी स्टाइल लगा सकते हैं। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट।
ये हम आमतौर पर एनालाइन स्टाइलिंग से अवॉइड करते हैं। हम लिखते हैं या तो हेड के अंदर लिखते हैं स्टाइल शीट बनाकर, या फिर हम उसको अलग एक फाइल में लिखकर उसको कनेक्ट कर देते हैं अपने HTML के साथ। तो ये तीसरा तरीका है जब फाइल में लिखना है तो। और फर्स्ट एक हमने देखा कि इनलाइन उसके टैग के अंदर ही कैसे चेंजिंग करनी है। अब हम देखेंगे कि हमने इसको अलग सेपरेट हेड के अंदर ऐड करके फिर हमने वो किस तरीके से इसको चेंजिंग करनी है। तो वो हमने यहाँ पर एक किया हुआ भी है हेड के अंदर, ये देखें यहाँ पर ये छोटा सा हमने स्टाइल अप्लाई अप्लाई किया हुआ है पहले भी। अपने उसको बॉर्डर लगाने के लिए, अपने टेबल को बॉर्डर लगाने के लिए ये हमने यहाँ पर ये स्टाइलिंग की हुई है। तो हम अब इसमें टारगेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को। अब इसमें देखें इस वाली स्टाइल में, स्टाइल शीट के अंदर हमने किस किस को सिलेक्ट किया हुआ है। टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, हमने TR को सिलेक्ट किया हुआ है, हमने TD को सिलेक्ट किया हुआ है, और उन सब को हमने ये बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये सिलेक्टर होते हैं, ये वाले जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, टेबल TR TD, ये सिलेक्टर हैं। जो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसको हम सिलेक्टर बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं भला, ये इनलाइन स्टाइलिंग में सारी खत्म कर देता हूँ। ये देखें ये इनलाइन स्टाइलिंग में ये हटा रहा हूँ, इनलाइन स्टाइलिंग हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, पैराग्राफ की भी हटा देता हूँ। इसको सेव करेंगे और अभी आप देखें ये किस तरह का हमारे पास बिल्कुल पहले जैसा आ जाएगा। ये देखें अंडरलाइन मैंने नहीं हटाई है, तो बाकी सारा पहले जैसा आ गया है। तो अब हम अपने हेड के अंदर आ जाएंगे। ये देखें हमने ये हेड के अंदर आ गए, ये देखें हेड क्लोज हो रहा है और उससे ऊपर ऊपर हमने लेना है ये स्टाइल का टैग, ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, और बॉर्डर को देने के लिए हमने ये दिया था। और यहाँ पर हम एक सेलेक्टर अपना यूज करेंगे H1। H1 हम सेलेक्टर यूज करेंगे, और ये ब्रैकेट्स लगानी होती हैं आगे, कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ पर हमने अपना स्टाइल डिफाइन करना होता है कि ये हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी हम सिलेक्टर चूज कर सकते हैं, हम जिसको भी टारगेट करेंगे वो हमारा सिलेक्टर होगा। अब हम H1 को टारगेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि पेज के अंदर जितने भी H1 हैं, अगर और भी कोई H1 हुआ, पेज के अंदर जितने भी H1 हैं वो सारे के सारे जो हैं इस स्टाइल के मुताबिक आ जाएंगे, जो अब हम यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे। तो मैं इसका कलर जो है, कलर इसका कर देता हूँ ब्लू, जैसे हमने पहले किया था इन लाइन के अंदर। अब स्टाइल की शीट के अंदर मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, जिसको हेड के अंदर ये मैं लिख रहा हूँ। तो इसको कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी आप सेव करके इसको जब देखेंगे ब्राउजर में, तो जितने भी हमारे H1 होंगे उन सब का कलर ब्लू हो जाएगा। ये देखें कलर इसका ब्लू हो गया है। और ये मेरे ख्याल में नीचे वाला भी हमारे पास H1 ही है, ये वाला, ये देखें, और ये भी इसका कलर भी ब्लू हो गया है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, और हमने क्या दिया था अपनी एनालाइन स्टाइलिंग में, सेमीकोलन लगाएंगे। और ये जो कलर हम लिखते हैं ये फ्रंट जो टेक्स्ट का कलर होता है वो होता है, और अगर हम बैकग्राउंड कलर लिखें तो वो टेक्स्ट के पीछे का कलर होता है। ये देखें बैकग्राउंड कलर और कलर में ये फर्क है। बैकग्राउंड कलर लिखेंगे वो टेक्स्ट के बिहाइंड, पीछे जो है कलर वो वाला होगा, और अगर हम सिर्फ कलर लिखेंगे तो वो टेक्स्ट का कलर होगा। लेट्स सपोज इसका मैं कलर ये वाला ब्राउन कर देता हूँ, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये पीछे वाला जो है वो ब्राउन हो गया है, और इसके बाद ये उसका जो फ्रंट है वो ये कलर हो गया है। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड कलर हमारा पीछे वाला जो हमने ब्राउन दिया है वो हो गया, और टेक्स्ट का कलर जो है वो ये हो गया है। अब ये कलर स्कीम थोड़ी सी वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। अभी देखें ये वसीम कुछ सही लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आपने वो कलर रखने हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या रखना है और उसका जो मेन कलर है वो क्या रखना है, कि हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट सही सही लिखा हुआ नजर आए।
तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, ये आपकी स्किल है। ये हर बंदे की अपनी अपनी होती है कि वो किस तरीके से कलर स्कीम रखता है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं सही लग रहा है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आएंगे और लेट्स सपोज मैं ब्राउन जो है इसके ऊपर अब क्लिक करता हूँ ना, ये मैं हाथ लेकर आया हूँ, माउस लेकर आया हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट करवा रहा है कि आप लोग ये यहाँ पर आकर इसका कलर कुछ और भी कर सकते हैं इसका। अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो हाँ, ये क्लिक करने से अब ये रुक गया वहां पर। कलर ब्लू है नीचे, तो इसका कलर कलर हम क्या रखें? ये ऊपर वाला कलर सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला नीचे, इसको जितना भी यहाँ से इसको हम चेंज भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये लेट्स सपोज मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये रख लेता हूँ, और अब इसको देखते हैं कि ये किस तरीके का नजर आ रहा है। अब भी ये कुछ वो खास नहीं है। इसका हम वो फ्रंट वाला जो कलर है, जो मेन इसको कलर बोल रहे हैं ब्लू, इसको भी चेंज करके देखते हैं, इसको लाइट करके देखते हैं। अब ये कुछ देखने में जो एग्जैक्ट क्लियर नजर आ रहा है। तो ये आप लोगों की अपनी कलर स्कीमिंग है, आप कौन सा कलर किसके जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। और ये कौन सी स्टाइलिंग है? ये हेड के अंदर हम स्टाइल दे रहे हैं सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हुए। H1 को आप ये सारी चीजें देना चाहते हैं, ठीक है। आप अगर ये एक और एलिमेंट जो पैराग्राफ है उसको भी देना चाहते हैं तो कॉमा लगाकर आप पी भी लिख दें, तो ये उस पैराग्राफ को भी ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। जो H1 के लिए हुई हैं वो सारी की सारी चीजें, मतलब कि ये उसका बैकग्राउंड कलर और इसका जो टेक्स्ट कलर है ये हमने H1 के लिए किया है, और मैंने कॉमा लगा के पी भी लिख दिया तो वो पी के लिए भी हो जाएगा। और पी कौन सा है? वो ये है पी, ये वाला, ये वो पी है। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी देखिए, ये देखें, बल्कि ऊपर वाला ये भी पी है। तो जो जो पैराग्राफ हैं इस पेज के अंदर सबको वो प्रॉपर्टीज मिल गई हैं कि उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है और उनका जो है फ्रंट कलर वो चेंज हो गया है। तो हम इस तरह मल्टीपल सिलेक्टर्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। ये देखें, जहां जहां पर भी H1 और P थे उन सब का जो कलर हमने डिफाइन किया है अपनी स्टाइल शीट के अंदर वो सारा अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चीजों को इकट्ठा ही ट्रीट कर सकते हैं। ये होती है इन लाइन, ये इंटरनल स्टाइल शीट होती है। इन लाइन वो होती है जो हम टैग के अंदर लिखते हैं, ये वाली। ये यहाँ पर अगर हम लिख लें इसको स्टाइल लगाकर तो वो इनलाइन होती है, और ये इंटरनल स्टाइल शीट है जो कि हमारे पेज के अंदर ही यूज हो रही है। इंटरनल स्टाइल शीट इसको बोलेंगे। अब एक और है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक फाइल और बनाना पड़ेगी, और उसकी एक्सटेंशन .html नहीं लिखनी है, उसकी एक्सटेंशन हमने लिखनी है CSS हम इसकी एक्सटेंशन लिखेंगे। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। अब ये देखें, जैसे ही सेव किया उसके साथ ये हैश लग गया। ये CSS की मतलब कि आइडेंटिटी है। जिस तरह HTML की ये ब्रैकेट्स आइडेंटिटी है, इसी तरह ये CSS की भी आइडेंटिटी है। तो मैं सारा स्टाइल वही लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि इसको मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर लगाऊं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से वो कॉपी कर लूँगा जो चीज़ें मैं लगाना चाहता था। मैं टेबल का जो है वो स्टाइल दिया था, मैंने बॉर्डर दिया था, और इसको मैं यहाँ से Ctrl+X करके कॉपी कर लेता हूँ, और इस स्टाइल के टैग को मैं यहाँ से अब हटा दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। एक बात का सिर्फ आपने ख्याल रखना है कि आपने अब स्टाइल शीट के अंदर जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जिसकी एक्सटेंशन .css होती है उसके साथ आपने वो स्टाइल के टैग नहीं लगाने हैं, उसके साथ आपने स्टाइल के टैग नहीं लगाने हैं, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेंगे। सेम वही तरीका है, लेकिन इसको अलग फाइल में बनाकर लिखना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इस फाइल को लिख तो दिया है हमने, अब इसको रिफ्रेश करते हैं भला क्या होता है। अब ये इसमें वर्क नहीं करेगी क्योंकि अभी हमने अपने पेज के साथ वो CSS की फाइल अटैच नहीं की है। तो हम यहाँ पर इसको लिंक के थ्रू अटैच करेंगे, LINK लिंक। और वो देखो लिंक आ रहा है कि लिंक CSS करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे
और यहाँ पर वो ऑटोमेटिक कह रहा है कि यहाँ आप अपनी स्टाइल शीट का नाम लिख लें। जो अभी स्टाइल लिखा हुआ है, हमारी फाइल का नाम है css1.css, ये है css1.css। तो इसको मैं सेव कर दूंगा, और सेव करने से इसको अब रिफ्रेश करूंगा। जब ये देखें, रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिक दोबारा से वही स्टाइलिंग जो हमने की थी अपने हेड के अंदर, वही सारी की सारी जो स्टाइलिंग है वो अब यहाँ पर भी अप्लाई हो गई है। तो ये तीसरा तरीका है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के जरिए हम अपने जो है स्टाइल है उसको अपने पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। तीन तरह के स्टाइल्स को अप्लाई करने के तरीके हमने देखे हैं। हमने इनलाइन स्टाइलिंग देखी है कि टैग के अंदर ही जो उसका फर्स्ट स्टार्टिंग टैग होता है वहां पर हम स्टाइल का टैग यूज करके लगा सकते हैं। हम हेड के अंदर इस तरीके से स्टाइल का टैग यूज करके वहां पर स्टाइल लिख सकते हैं। और हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाकर उसको सेव करके वहां पर भी हम इसको स्टाइल का जो है स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ बातों का ख्याल रखना है, बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं कि सेमी कॉलन एंड पर भूल जाते हैं, या फिर वो उसको ये एक स्टाइल का टैग लगाए और दूसरा स्टाइल का टैग लगाना भूल गए। अब लेट्स अगर आप ये भूलते हैं तो अभी देखें आपका पेज किस तरह का नजर आएगा। आपका पेज नजर ही नहीं आएगा, वो कहेगा कि ये सारे का सारा स्टाइल लिखा हुआ है, इसमें HTML है ही नहीं। ये देखें, रिफ्रेश किया है और वो खाली, पेज सारा खाली, और आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या, मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो इसलिए कि आप स्टाइल का स्टार्टिंग टैग तो लगा लिया और उसका क्लोजिंग टैग लगाना भूल गए हैं। ये इसलिए होता है कि वो समझता है कि स्टाइल यहाँ से शुरू हुआ और सारा का सारा जो ये नीचे लिखा हुआ है जो कि HTML है उसको वो स्टाइल समझने लग जाता है जब आप इसके स्टाइल के टैग को क्लोज नहीं करते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास है मजीद, हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। ये इसको सिलेक्टर, हम जो हमारे P टैग थे, H1 टैग थे, इन सब को हमने सिलेक्टर कहते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि ये H1, इसको हम सिलेक्टर बोलेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी कलर था, और इसकी जो वैल्यू है वो ब्लू थी। तो वो सारा हमने लगाना देख लिया है। इसके बाद सिंटैक्स का रूल है कि आपने सेमी कॉलन और ब्रैकेट्स जो है ना वो लगाना नहीं भूलने हैं। और इसको अपने स्टाइल का जो है टैग उसको क्लोज करना नहीं भूलना है। ये सेम इस तरीके से ये हमने काम करके देख लिया है। ये देखें, डोंट फॉरगेट टू क्लोज द स्टाइल टैग। अगर आप ये स्टाइल टैग क्लोज करना भूल जाएंगे तो बहुत काम ज्यादा खराब होगा। अब यहाँ पर जो आपका एडिटर है, जैसे कि ये VS कोड एडिटर है, ये इसकी असल पावर यहाँ पर सामने आती है कि ये देखें, ये हम करते हैं ना, ये देखो, ये मैंने अभी लिखा STYL स्टाइल लिखा और इंटर किया, ऑटोमेटिक वो उसको क्लोज भी कर देता है। तो कुछ एडिटर होते हैं ऐसे जो उसको क्लोज नहीं करते हैं, तो वो फिर वहां पर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक अच्छे एडिटर का ये फायदा होता है कि वो हमें इस तरह की मिस्टेक्स से बचाता है। उसके बाद हम ये स्टाइल शीट को लिंक करवा सकते हैं, ये भी हमने देख लिया है। और ये हिस्से होते हैं स्टाइल शीट के स्टाइल के। एक ब्राउजर का अपना डिफॉल्ट स्टाइल होता है, जो हम अगर उसको स्टाइल ना भी बताएं, कोई उसके कोई कलर ना बताएं, कोई उसका बैकग्राउंड कलर ना दें, तो ब्राउजर ऑटोमेटिक खुद ही उसको स्टाइलिंग कर लेता है। इसको ब्राउजर का डिफॉल्ट स्टाइल बोलते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है, इंटरनल स्टाइल शीट होती है, और वह हम हेड सेक्शन के अंदर बनाते हैं। और इनलाइन स्टाइल होती है, जो HTML का जो एलिमेंट है, जो टैग है, उसके अंदर ही हम वो डिफाइन करते हैं, जो हमने सबसे पहले करके देखा था। अब इसमें रूल क्या होता है कि यहाँ पर आपको अब ये समझने वाली बात है कि स्टाइल वो फॉलो किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले वो यहाँ से हमारा पेज जो है ऊपर से डॉक टाइप HTML से रीड होना शुरू होता है। पेज रीड होता 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 नीचे आता है, और यहाँ पर अब उसको ये क्या नजर आ रहा है, स्टाइल शीट नजर आ रही है। तो ये यहाँ पर स्टाइल शीट में आ जाता है। यहाँ पर आया और ये कहाँ पर आ गया, इस स्टाइल शीट में आ गया। इसको कंट्रोल और क्लिक किया मैंने तो ये स्टाइल शीट में आ गया। अब ये यहाँ पर इस स्टाइल शीट को लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू कर देता है। अच्छा, कहता है कि टेबल और उसका TD और TR का बॉर्डर ये देना है, और H1 को ये करना है मैंने, और P को ये करना है। और यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा H1 को सिलेक्टर लगाकर H1 में कह देता हूँ, और मैं इसको दोबारा अगर कह दूं कि भाई आपने H1 का जो कलर है
वो कर देना है, वो वो कलर आपने कर देना है रेड। H1 का कलर आप रेड कर दो। तो क्या होगा भला? अब वो ये इसकी बात पहले वाले की मानेगा या लास्ट वाले की मानेगा? तो डेफिनेटली जो लास्ट पर उसको सुनाई देगा, एंड पे जो सुनाई देगा, वो हमारा जो ब्राउजर है वो उसकी बात मानेगा। तो इसको मैंने अभी रिफ्रेश किया, तो ये देखें जो भी H1 है हमारे पास, जितने भी H1 है उसका उसने कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। हालांकि पहले क्या हो रहा है, पहले ऊपर वो उसको कह रहा है कि ब्लू कर दो, लेकिन नीचे उसी H1 को कह रहा है कि रेड कर दो। तो दोबारा हम ये HTML में आ जाते हैं, स्टाइल शीट को वो रीड करेगा, रीड करते हुए वो अब नीचे आ जाएगा, उसके मुताबिक वो उसको काम कर देगा। नीचे आएगा और यहाँ पर अगर उसको स्टाइल लिखा हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर अगर फिर दोबारा से वो H1 हो, ये गौर से बात समझ लें, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा से अगर H1 हो और इसका कलर फिर से मैं कोई और कर देता हूँ, इसका कलर अब मैं कर देता हूँ येलो, ये। तो अब कोई बच्चा बता सकता है कि हमारे पास क्या प्रिंट होगा? वो सबसे पहले इधर से स्टार्ट में रीड करते करते इस स्टाइल शीट में आएगा। स्टाइल शीट में वो ये रीड करता 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 H1 का कलर उसको नजर आया है, ये वाला लाइट सा। फिर उसको दोबारा H1 का कलर आया रेड नजर। उसने कहा अच्छा ठीक है, H1 का कलर अभी तक उसको रेड नजर आया है। वो दोबारा फिर स्टाइल में आ जाएगा, यहाँ पर वो फिर कहेगा कि H1 का कलर येलो। ठीक है, H1 का कलर येलो। तो अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो वो जो लास्ट पर उसको मिला है वो उसको फॉलो करेगा, और देखें H1 का कलर अब येलो हो गया है। अच्छा, अब हम नीचे और आ जाते हैं। ये ब्राउजर इसको रीड करते करते अगर दोबारा से नीचे आया है और दोबारा से यहाँ पर H1 के अंदर ही आ गया है, और यहाँ पर आ गया इस H1 में, और इसको दोबारा से फिर स्टाइल मिला हुआ है, और यहाँ इसका जो कलर है वो मिला हुआ है, लेट्स सपोज इसका कलर मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है इसका कलर? दोबारा से ब्लैक हम कर देते हैं जो पहले वाला था। इसका कलर अब इसको ब्लैक मिला हुआ है। तो अब क्या करेगा, ये किसको फॉलो करेगा? जो अब ये इसको लास्ट को रीड कर रहा है। दोबारा से इसको मैं रूल बता देता हूँ कि कैसे फॉलो कैसे करता है। यहाँ से रीड करना शुरू करता है, ऊपर से करता 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 आगे उसको स्टाइल शीट मिली है ये वाली, तो स्टाइल शीट में चला जाएगा। यहाँ पर इन सब को लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे रीड करता आएगा, और फिर दोबारा वापस यहाँ पर, और स्टाइल शीट के बाद यहाँ इसमें आ जाएगा। इसका कलर अब इसको येलो नजर आ रहा है, फिर नीचे रीड करता जाएगा, और उसको टैग के अंदर जो कलर मिलेगा, वो अब क्या लास्ट पे मिलेगा, H1 का कलर इसको मिलेगा ब्लैक। तो जो लास्ट पे इसको मिलता है ये उसको फॉलो करता है। ये देखिए अब उसने उसका कलर क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया है। अच्छा, बाज दफा हम चाहते हैं कि अब ये इस तरह ये इस वजह से होता है कि हमारी स्टाइल शीट हो सकता है दो लोग बना रहे हो, तीन लोग बना रहे हो, पांच लोग बना रहे हो, कि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर पांच लोग वर्क कर रहे हैं। वो एक को लगा है कि नहीं कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, उसने उसको ब्लू कर दिया। दूसरे को लगा है नहीं ब्लू नहीं होना चाहिए, उसने उसको रेड कर दिया। तीसरे ने उसको व्हाइट कर दिया। तो अब जो लास्ट वाला होगा, जो एंड पर उसको मिलेगा, वो उसको फॉलो करेगा। मैं कहता हूँ नहीं जी, ये मुझे जो पसंद है ना वो येलो पसंद है। येलो को कोई बंदा चेंज ना कर सके। मैं कहता हूँ येलो को कोई बंदा चेंज ना करे, तो मैं इसके साथ इम्पोर्टेंट कह दूंगा, हाइफन इम्पोर्टेंट लगा दूंगा। तो अब बेशक येलो के बाद ये एक दफा ये नीचे आएगा और इसको कलर मिलेगा ब्लैक, लेकिन वो इसको फॉलो नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये येलो को इम्पोर्टेंट कहा हुआ है तो मैंने येलो ही रखना है। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे और ये देखें हमारे पास क्या होगा। वो येलो को अब मानेगा, बेशक एंड पर उसको ब्लैक मिला है लेकिन फिर भी वो येलो को ही मानेगा। तो इम्पोर्टेंट कहने का ये बेनिफिट होता है। अब मेरा जो कलर है उसको कोई बंदा चेंज नहीं कर सकेगा। अच्छा, लेट्स सपोज कोई और एक्सपर्ट, हमारे पास एक्सपर्ट डेवलपर आ जाता है, वो कहता है कि ये कलर है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ यार, चेंज ही नहीं हो रहा, मैं इसको ब्लैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इन लाइन में आकर ब्लैक ही नहीं हो रहा है, ये क्या बात हुई? तो कहेगा अच्छा ब्लैक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है इसका कलर कहीं ना कहीं इसको इम्पोर्टेंट कहा हुआ है। तो वो सारी स्टाइल शीट को तो नहीं रीड करेगा, इस स्टाइल शीट को नहीं रीड करेगा कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट कहा हुआ है, मैं वो वहां जाकर इंपॉर्टेंट को मिटा दूं और वो मेरा कलर फॉलो हो जाए। तो वो क्या करेगा, सिंपल
वो क्या करेगा भला? वो इसको भी इम्पोर्टेंट कह देगा, कहेगा भाई जी पहले, अगर बेशक वो इम्पोर्टेंट उसको कहा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन ये मेरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरा भी इम्पोर्टेंट है। तो ब्राउजर क्या करेगा, वो पहले उसको इम्पोर्टेंट यहाँ पर नजर आएगा ऊपर येलो के साथ भी, नीचे आएगा वो कहेगा ओहो यहाँ पर भी ये भी इम्पोर्टेंट कह रहा है, तो अब मैं सेकंड वाले की बात मानूंगा, क्योंकि ब्राउजर जो लास्ट पे चीज देखता है वो उसकी बात मानता है। अब इसका कलर क्या हो जाएगा, दोबारा से हमारे पास ये कलर हो जाएगा ब्लैक। तो ये देखें, ये दोबारा से इसको ब्लैक हो गया है। तो ये रूल है कि किसको फॉलो करते हुए ब्राउजर ने हमारी जो स्टाइलिंग करनी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो स्टाइल शीट्स हैं और एक स्टाइल शीट यहाँ पर लगी हुई है इधर, और एक स्टाइल शीट और है वो इसके नीचे लगी हुई है, लगा के हम देख लेते हैं इसको। एक और हम बनाएंगे फाइल, इसको हम CSS2 का नाम दे लेंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे और इसको हम सेव करेंगे, और इसका नाम हम रख लेते हैं CS2.css लिखना होता है, क्योंकि ये CSS की फाइल है तो इसके साथ .css लाजमी लिखना होता है। ये मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पर CSS2 के अंदर मैं दोबारा से उसी H1 को ही हम टारगेट करते हैं, और यहाँ पर H1 का जो कलर है वो हम रख देते हैं, कोई भी हम कलर रख सकते हैं, ये ब्लूविट हम कलर रख लेते हैं H1 का। तो अब क्या होगा भला, इसको हम लिंक करेंगे यहाँ पर, स्टाइल शीट को दूसरी स्टाइल शीट को हम लिंक करेंगे इधर, लिंक CSS वाले पर आएंगे, और यहाँ पर हमारी स्टाइल शीट का नाम है CS2.css, ये हमारी स्टाइल शीट का नाम है। और यहाँ पर ये क्या होगा, हमारे रूल किस तरीके से चलेगा, सबसे पहले वो अपनी फर्स्ट स्टाइल शीट में आएगा CSS1 में, यहाँ पर देखेगा इसका जो कलर है H1 का है वो ब्लू है, और फिर दोबारा उसका कलर हो गया है रेड, कहेगा ठीक है, अब उसके माइंड में क्या है, रेड है। अब दोबारा वो HTML में आ जाएगी ये स्टाइल शीट रीड करने के बाद। अच्छा दोबारा उसको फिर एक स्टाइल शीट मिली है जिसका नाम है CSS2, वो अगेन अब CSS2 में चला जाएगा इस फाइल में, और यहाँ पर वो देखेगा H1 का कलर ब्लूवेट हो गया है। अच्छा H1 का कलर ये हो गया, वो कहेगा ठीक है, नीचे आ जाएगा, अब कहेगा H1 का कलर येलो है और वो इम्पोर्टेंट भी है, तो येलो और इम्पोर्टेंट है, वो कहेगा ये इसको मैंने फॉलो रखना है। और आगे दोबारा उसको H1 देखेगा कहीं पर, हाँ ये रहा, ये वसीम लिखा हुआ है। अब इसको दोबारा से वो देखेगा, ये H1 इसका ब्लैक है और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो वो लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट है उसको फॉलो करेगा, और हमारे पास ये ब्लैक हो जाएगा। अब मैं इस इम्पोर्टेंट को लेट्स सपोज मिटा देता हूँ। अब वो क्या करेगा, वो इस इम्पोर्टेंट को मिटा देने की वजह से जो ऊपर वाला इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट का हुआ है इसको ये फॉलो करेगा, और वो बाकी नीचे वाले को नहीं देखेगा, और इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो मैंने स्टाइल नंबर शीट नंबर 2 में दिया है ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ में शिफ्ट और 1 प्रेस करें तो ये हाइफन लग जाती है और आगे इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता है। इसको इंटर करूंगा, सेव करूंगा, तो ये ब्लूवेट सा जो कलर है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट अब हो जाएगा। और इसको अभी हमने सेव नहीं किया दूसरी HTML को, अच्छा सेव हो गया। तो अब ये ब्लू, हालांकि इसको ये पहले देख रहा है CSS2 वाली स्टाइल शीट में पहले उसको देखा है, और दूसरे नंबर पर ये H1 को देख रहा है येलो, और फिर तीसरे नंबर पर वो नीचे वाले को देख रहा है, लेकिन वो इन सब को इग्नोर करेगा और उसको जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ इसको इम्पोर्टेंट माइंड में आ गया है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो वो उसको इम्पोर्टेंट वालों को फॉलो करता हुआ ये इसको ब्लूइश बना देगा। अब ये देखें कलर स्कीम कितनी अजीब है कि अब ये वसीम लिखा हुआ एग्जैक्ट सही तरीके से नजर भी नहीं आ रहा है। ये देखें वसीम लिखा हुआ मुश्किल से नजर आता है, अगर बिल्कुल गौर से करें या उसको सिलेक्ट करें तो फिर नजर आता है। तो ये कलर स्कीम थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और ये मैटर करती है जब आप लोग वेबसाइट बनाते हैं और आपका लिखा हुआ नजर ही ना आ रहा हो, तो ये फिर प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से हम अपनी स्टाइल शीटें जो है वो अटैच कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स लगा सकते हैं, हम इंटरनल लगा सकते हैं,
और हम इनलाइन स्टाइल भी लिख सकते हैं। और उसका रूल आपको बता दिया कि कौन सा स्टाइल माना जाता है, कौन सा स्टाइल पहले फॉलो होगा। जो ब्राउज़र लास्ट पे, जिस स्टाइल को ब्राउज़र लास्ट पे देखेगा ब्राउज़र उसको मानेगा, अगर इम्पोर्टेंट हमने किसी को ना कहा हुआ हो तो। ठीक है, ये रूल है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इस लेक्चर नंबर 1 के हवाले से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो ठीक है बच्चों, अब आपको ये स्टाइलिंग, ये जो मेन हमारी ये काम की बात मैंने आपको, जो आपको फायदेमंद चीज साबित होगी, ये इम्पोर्टेंट उसको कहना और उसका रूल बताया है। ये आई थिंक आपको पहले शायद पता ना हो इन बातों का। तो इसको अच्छे तरीके से, ये स्टाइलिंग बाकी सारी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है वो आपको होना चाहिए। उसका जो रूल है कि कौन सा पहले फॉलो होगा, कौन सा बाद में होगा, और किस तरीके से हमने इसको एडजस्ट करना है, ये आपको बस आना चाहिए। बाकी सारा लिखा हुआ पड़ा होता है आपके गूगल में। गूगल बना ही इसीलिए है कि आप वहां से चीजें जो हैं वो कॉपी करके अपने कोड में लगा सकें। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।